नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी कांग्रेस में हुए मंथन की। पीएम मोदी ने हरियाणा सीएम की तारीफ की। कर्नाटक जातिवाद जनगणना पर बढ़े विवाद की। आकाश आनंद की वापसी के बाद मायावती ने बुलाई बैठक की। सपा सांसद रामजी लाल ने फिर दिए विवादित बयान की। एनडीए को लगे बड़े झटके की। बात करेंगे दिल्ली सीएम ने लिए बड़े एक्शन की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे कि सच में दिल्ली सरकार ने 10% EWS का आरक्षण खत्म कर दिया है, जो आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी कांग्रेस में हुआ मंथन। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर दिल्ली में महागठबंधन के दो बड़े बड़े दलों राजद और कांग्रेस के नेताओं की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। ये बैठक दिल्ली में खड़गे के घर पर हुई। बैठक में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू, राजद सांसद मनोज झा और संजय यादव भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इसमें बिहार चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे और अन्य जरूरी मुद्दों पर बात हुई। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ बैठक पर कहा, हम सभी ने बैठक की है और काफी सकारात्मक चर्चा हुई है और हम सभी 17 तारीख को पटना में अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठेंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम बिहार को मजबूती के साथ आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा, 20 साल से सत्ता में रही राज्य सरकार और 11 साल से केंद्र में एनडीए सरकार है। इनके 20 साल के सरकार में बिहार में सबसे गरीब है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और सबसे ज्यादा पलायन होता है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर पूछे जाने पर कहा, बातचीत के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी 19 अप्रैल को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे चिनाब ब्रिज का करेंगे उद्घाटन, जो कटरा के माध्यम से नई दिल्ली को सीधे कश्मीर से जोड़ेगा। जम्मू और कश्मीर के रियासी से एक बड़ी खबर है कि चिनाब पर बने विश्व के सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज पर भारत इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना के तहत रेल यातायात को फिर से शुरू करेंगे। इस परियोजना से आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन मुश्किल परिस्थितियों में बने रेलवे ट्रैक से होकर गुजरेगी। प्रधानमंत्री कटरा से संगलदान खंड के अंतिम खंड का उद्घाटन करेंगे, जो नई दिल्ली को कटरा के माध्यम से सीधे कश्मीर से जोड़ेगा। प्रतिष्ठित चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। 272 किलोमीटर लंबी परियोजना है। इस परियोजना में टनल और पुल भी हैं, जिसमें 36 सुरंगें बनाई गई है। इस सेक्शन में कई पुल भी बने हैं, जिसमें चिनाब नदी पर बना रेल पुल और देश का पहला केबल ब्रिज भी शामिल है। इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना चिनाब पुल चिनाब नदी के ऊपर सलाल बांध के पास स्थित है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए से गठबंधन तोड़ा। पार्टी चीफ पशुपति पारस बोले, हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार के पटना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से रिश्ता खत्म करने की घोषणा कर दी है। पटना के बापू सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित संकल्प महासम्मेलन के मंच से पशुपति पारस ने खुले शब्दों में कहा, आज से हमारा एनडीए से कोई संबंध नहीं रहेगा। हम अब एक नया बिहार बनाएंगे। राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी को मजबूती देंगे। पारस ने स्पष्ट किया कि अब उनकी पार्टी अकेले अपनी ताकत पर बिहार की राजनीति में उतरने को तैयार है। उन्होंने कहा, जब चुनाव का समय आएगा तब निर्णय लेंगे कि किस गठबंधन में जाना है। जहां उचित सम्मान और स्थान मिलेगा वहीं जाएंगे। यह बयान न सिर्फ एनडीए से अलगाव की पुष्टि करता है, बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नई समीकरणों की ओर भी इशारा करता है। इस घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक और पशुपति पारस ने एनडीए से दूरी बना ली है, दूसरी ओर चिराग पासवान पहले ही एनडीए के साथ दिखते रहे हैं। ऐसे में पासवान परिवार की सियासी लड़ाई एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। संसद में बदले समीकरण UCC पर आगे बढ़ी मोदी सरकार। विपक्षी दलों का वक्फ बिल पर समर्थन। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तेज दिखाएगा केंद्र। वक्फ कानून के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC अब केंद्र सरकार के टॉप एजेंडे में है। सूत्रों के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल को मिले समर्थन को देखते हुए सरकार ने UCC पर काम आगे बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से पीछे रह गई। बहुमत के लिए वह जनता दल यूनाइटेड, JDU और तेलुगु देशम पार्टी TDP पर निर्भर है। संसद के अंकगणित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विवादित मुद्दे किनारे रखने की रणनीति अपनाई थी। हालांकि वक्फ बिल को JDU और TDP के अलावा YSRCP और BJD जैसे दलों का भी समर्थन मिला था। इसके बाद सरकार UCC पर आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु में AIADMK को साथ लेने के बाद भाजपा परिसीमन और भाषा जैसे मुद्दों को किनारे लगाना चाहती है। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है। इन मुद्दों को DMK को फायदा हो सकता है।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करने पर लगाई रोक। आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है। आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के अंदर अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि आदेश देते हुए कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में कुछ खामियां पाई गई है, इसलिए सर्टिफिकेट जारी करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी जाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा, सरकार ने स्कूल कॉलेजों में 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे रखा है और अब इससे छात्रों को दिक्कत होगी। अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण मिलता है, लेकिन अब यह संभव नहीं हो पाएगा। आप नेता ने कहा, अगर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र गलत बने थे तो बीजेपी ने अपने कितने अधिकारियों को सजा दी। उन्होंने कहा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रोकने के पीछे कारण बताया है कि कई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट गलत बन गए हैं। अब सरकार बताए कि गलत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने वाले कितने एसडीएम और डीएम के ऊपर एक्शन लिया गया है। उन्होंने कहा, अपने अधिकारियों की गलती की सजा आम जनता को क्यों दी जा रही है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बंद करके बीजेपी ने निजी स्कूल और अस्पतालों को फायदा पहुंचाने का प्लान बनाया है। अब न ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेंगे और न ही कोई ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा उठा सकेगा। मुसलमान में बाबर का तो तुम में किसका डीएनए। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने फिर दिया विवादित बयान। समाजवादी पार्टी में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उसका बवाल अभी ठंडा नहीं हो पाया था और अब उन्होंने एक और विवाद खड़ा कर दिया है। अम्बेडकर जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में रामजी लाल सुमन ने मंदिर के नीचे बौद्ध मठ होने की बात कही। उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। दरअसल आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तुम कहते हो हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हमें यह कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश तेज। ईडी सीबीआई के अधिकारियों की टीम जाएगी बेल्जियम। भगोड़े मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम में हुई है। भारत ने बेल्जियम से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था और इसके बाद वहां पर मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया। 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी लोन धोखाधड़ी मामले में भारत के वांछित चोकसी की कानूनी टीम गिरफ्तारी के खिलाफ अपील दायर कर रही है। इस बीच मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों को बेल्जियम लाने के लिए चुना गया है। ये प्रत्यर्पण प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए दस्तावेज तैयार करेंगे और बेल्जियम सरकार के साथ समन्वय करेंगे। सूत्र ने कहा है कि चोकसी की हिरासत और गिरफ्तारी के बाद सीबीआई और ईडी मुख्यालय में हर एक एजेंसी से 2 से 3 अधिकारियों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा शुरू हुई। चयन के बाद वे दस्तावेज तैयार करने का काम शुरू करेंगे, क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना है कि चोकसी अपने प्रत्यर्पण को चुनौती देने के लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क करेगा। कर्नाटक में जातिवार जनगणना पर बढ़ा विवाद। कांग्रेस में भी उठे विरोध के सुर। सीएम सिद्धारमैया ने कैबिनेट तक रखा मौन। सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण जातिवार जनगणना रिपोर्ट को लेकर उठे सियासी तूफान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि वो 17 अप्रैल को बुलाई गई मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में चर्चा के बाद ही उस पर कुछ बोलेंगे। इस दौरान जाति जनगणना को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एकमात्र विषय पर चर्चा के लिए 17 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल में इस पर विस्तृत विचार विमर्श होगा। इसके बाद वह इस विषय पर बोलेंगे। इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल ने जातिवार जनगणना रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था, जिसको लेकर प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। आकाश आनंद की वापसी के बाद मायावती ने बुलाई बैठक। भतीजे पर यह फैसला कर सकती है बसपा चीफ। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की वापसी के बाद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बड़ी बैठक आहूत की है। ये बैठक आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगी। लखनऊ में स्थित बसपा मुख्यालय में आहूत इस बैठक में 300 के करीब नेता मौजूद हो सकते हैं। इस बैठक में मंडल व जिला इंचार्ज के साथ ही सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक में इसमें मंडल और जिला स्तर के 300 से अधिक पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में आकाश की वापसी के पीछे के कारणों पर भी चर्चा होने के आसार है। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार आकाश को दोबारा कोई अहम पद दिए जाने की संभावना है। तमिलनाडु सीएम ने हाई लेवल कमेटी बनाई। मकसद राज्य के अधिकारों की रक्षा, केंद्र से बेहतर तालमेल, जनवरी 2026 तक मांगी रिपोर्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस कुरियन जोसेफ करेंगे। इस समिति को उन विषयों पर फिर से राज्य सूची में लाने की सिफारिश करने का भी काम सौंपा गया है, जो पहले राज्य सरकार देखती थी, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अधीन है। तमिलनाडु में शिक्षा और अभी समवर्ती सूची में है, यानी इसे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर चलाते हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने मांग की है कि संविधान के 42वें संशोधन को पलटते हुए शिक्षा को राज्य सरकार को सौंप दिया जाए। हाल ही में एनसीईआरटी ने किताबों के इंग्लिश नाम बदलकर हिंदी नाम रख दिए। तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया है। समिति में पूर्व अधिकारी अशोक शेट्टी और एमयू नागराजन भी शामिल होंगे। इस समिति की अंतरिम रिपोर्ट जनवरी 2026 तक और अंतिम रिपोर्ट 2028 तक पेश की जानी है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने विधानसभा में कहा है कि इसका उद्देश्य तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के अधिकारों की रक्षा करना है।
बच्चों की तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा जिस अस्पताल में से चोरी हो बच्चा उसका लाइसेंस करो रद्द। अस्पताल से बच्चों की तस्करी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी अस्पताल से नवजात बच्चे को चुराया जाता है तो सबसे पहले उस अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड किया जाना चाहिए। बता दें कि कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली एनसीआर में नवजात बच्चों की तस्करी की गैंग के पर्दाफाश से जुड़ी खबर पर संज्ञान लेते हुए की है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली गैंग के पर्दाफाश की घटना अपने आप में हतप्रद करने वाली है और इसमें कोर्ट के दखल की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस से स्थिति जांच रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली के अंदर और बाहर से सक्रिय इस तरह के बच्चा और चोर गिरोह से निपटने के लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई पर अब 21 अप्रैल को तय की है। इस मामले में सभी आरोपियों की निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा। इसके अलावा इस मामले से जुड़े जो आरोपी फरार हैं उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी करने को कहा। पीठ ने कहा है कि निचली अदालतें बच्चों की तस्करी से जुड़े मुकदमों की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करें और दिन प्रतिदिन आधार पर सुनवाई हो। कोर्ट ने देश भर के उच्च न्यायालयों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीन लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी मांगे और सुनवाई को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश जारी करें। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा, फीस 220 रुपए, 600 से ज्यादा बैंकों में ऑफलाइन सुविधा। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 220 रुपए है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 600 से अधिक बैंकों में किया जाएगा। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त रक्षाबंधन तक 39 दिन तक चलेगी। यात्रा 2 रूट पहलगाम, अनंतनाग और बालटाल गांदरबल से होगी। इस बार अमरनाथ यात्रा पर 6 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है। वहीं बोर्ड का कहना है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जम्मू, श्रीनगर, बालटाल, पहलगाम, नुनवान और पंथा चौक पर रुकने और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की जा रही है। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने भोपाल में शिकायत दर्ज कराई, कहा लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ भोपाल के टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव ने अपने उत्पादों के प्रचार के दौरान ऐसी टिप्पणी की है जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। बता दें कि बाबा रामदेव ने हाल ही में अपने एक शरबत के प्रचार के लिए देश के एक प्रतिष्ठित शरबत ब्रांड पर यह कहते हुए टिप्पणी की थी कि इस ब्रांड को खरीदने से देश में मदरसे बनेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा, जिसने यह बयान दिया मौजूदा कानून के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने चाहिए। मैं 1 सप्ताह तक इंतजार करूंगा, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। अडानी के लिए बड़ी खुशखबरी, ट्रंप ने दी बड़ी राहत, रिश्वतखोरी पर नरम, अमेरिकी सरकार नहीं लागू होंगे ये कानून। सत्ता में आने और अमेरिकी राष्ट्रपति पद की कमान संभालने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। टैरिफ से जुड़े ट्रंप प्रशासन के फैसले से दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल ला दी है। और अब ट्रंप खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन कुछ खास किस्म के सफेद पोस्ट क्राइम को लागू करने में पीछे हट रहा है। इन अपराधों में विदेशी रिश्वतखोरी, सार्वजनिक भ्रष्टाचार जैसे पब्लिक करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो मार्केट से संबंधित मामले शामिल है। बता दें कि यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के 2 महीने बाद आया है। इसमें अमेरिकी न्याय विभाग को विदेशी व्यापार सौदों को सुरक्षित करने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपी अमेरिकियों पर मुकदमा चलाने से रोकने का निर्देश दिया गया है। हमें उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।